राम राम साथियों, मैं अनिल चौधरी कृषिवर्ष द यूनिवर्स ऑफ एग्रीकल्चर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, तो जैसा कि आपको पता है, हमने एक वीडियो के माध्यम से आपको बताया था कि हम 11th 12th बेसिक और फाउंडेशन जो क्लासेज हैं वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो अपन ने 11th की क्लास है वो अपनी ये वाली फर्स्ट क्लास है, अपन ने स्टार्ट कर दी है 11th एग्रीकल्चर, जिसके अंदर अपन पढ़ेंगे बेसिक प्लस फाउंडेशन कंप्लीट डिटेल्स के साथ। आपको नोट्स मिलेंगे, साथ ही साथ आपको क्लास के अंदर नोट्स भी बनवाए जाएंगे और अपन बुक के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे साथियों। तो जो भी साथी हमें 11th क्लास वाले देख रहे हैं वो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल कृषिवर्ष द यूनिवर्स ऑफ एग्रीकल्चर को सब्सक्राइब कर ले। आपको यहाँ पर फ्री के अंदर जो भी आपके नोट्स वगैरह हैं कंप्लीट मिलेंगे। आप साथ के साथ नोट्स भी बना सकते हो क्लास के अंदर, और अगर आपको नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो वो भी मिल जाएगी। तो सभी साथी क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे। अपन इसके अंदर जो पढ़ेंगे वो आज पढ़ेंगे सस्य विज्ञान, चैप्टर अपना फर्स्ट रहेगा भारतीय कृषि का इतिहास, शाखाएं एवं महत्व और क्षेत्र, इनके बारे में अपन बात करेंगे। जो आपका 11th का फर्स्ट चैप्टर है वो क्या है? भारतीय कृषि का इतिहास, शाखाएं, महत्व एवं क्षेत्र। तो उसके बारे में अपन आज फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करने वाले हैं साथियों। तो ज्यादा से ज्यादा सभी स्टूडेंट है एक बार क्लास को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपन 11th क्लास का कंप्लीट कोर्स है वो देखेंगे, ये आपकी 11th की बुक है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं अभी सिलेबस का, कि आपका सिलेबस क्या क्या है, पार्ट कितने हैं और अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस सीरीज के अंदर। 11th का कंप्लीट अपन कोर्स देखेंगे, बेसिक और फाउंडेशन कंप्लीट देखेंगे। तो आप है ना चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपनी फर्स्ट इकाई है जो अपनी क्या है, सस्य विज्ञान। क्या है सस्य विज्ञान? सस्य विज्ञान, सस्य विज्ञान यानी एग्रोनॉमी, इसको क्या बोलते हैं? एग्रोनॉमी भी बोलते हैं। तो इसके अंदर अपन क्या क्या पढ़ेंगे? इसमें अपन फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे भारतीय कृषि का इतिहास, शाखाएं, महत्व एवं क्षेत्र। सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे इसके अंदर मौसम एवं जलवायु। थर्ड पढ़ेंगे मृदा। फोर्थ पढ़ेंगे पोषक तत्व एवं उर्वरक। फिर पढ़ेंगे अपन सिंचाई एवं जल निकास, सिंचाई एवं जल निकास। उसके बाद अपन पढ़ेंगे कृषि यंत्रों की सामान्य जानकारी। ये अपन सस्य विज्ञान यानी एग्रोनॉमी है अपनी, इसके अंदर ये अपन 6 चैप्टर इसके अंदर पढ़ने वाले हैं साथियों। कंप्लीट डिटेल के साथ विद नोट्स अपन इसके अंदर साथ में पढ़ते चलेंगे साथियों। नेक्स्ट है अपनी इकाई नंबर 2, ये है अपनी क्या? उद्यान विज्ञान, हॉर्टिकल्चर। कौन सी? उद्यान विज्ञान, उद्यान विज्ञान, उद्यान विज्ञान यानी हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में अपन क्या पढ़ेंगे? फल एवं सब्जियों का मानव आहार में महत्व। फिर अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर सब्जियों का वर्गीकरण। फिर उसके बाद पढ़ेंगे पौधशाला, सब्जियों की खेती, अलंकृत बागवानी, फलों की खेती, औषधीय पौधों की सामान्य जानकारी एवं उपयोगिता। ये चीज पढ़ेंगे अपन हॉर्टिकल्चर के अंदर। उसके बाद थर्ड अपना आ जाएगा, थर्ड इकाई आ जाएगी एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन। क्या? पशुपालन, पशुपालन, पशुपालन। क्या? पशुपालन। पशुपालन में अपन क्या पढ़ने वाले? पशुपालन में अपन पढ़ेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था में पशुधन का महत्व, पशुओं की आयु एवं भार ज्ञात करना, सामान्य प्रबंधन, पशु पोषण, पशु स्वास्थ्य, पशुओं के लिए सामान्य औषधि एवं उपयोग, मुर्गी पालन। ये चीजें अपन इसमें पढ़ने वाले हैं साथियों। तो ये 11th का आपका कंप्लीट जो चैप्टर है वो कुछ इस प्रकार है। और अपने 3 जो एग्रीकल्चर की विषय हैं इसमें चलती हैं, सस्य विज्ञान यानी एग्रोनॉमी, उद्यान विज्ञान यानी हॉर्टिकल्चर और पशुपालन यानी एनिमल हस्बेंड्री। जिसके ये कुछ चैप्टर्स हैं वो अपन इसमें देखने वाले हैं साथियों। तो 11th क्लास के जो स्टूडेंट हमें देख रहे हैं उन्हें मैं बताना चाहूंगा, आपको 11th का कंप्लीट नोट्स मिलेगा, डिटेल्स के अंदर मिलेंगे। और आपके जो क्वेश्चंस हैं, जो आपके पार्ट के जो पीछे क्वेश्चन आते हैं चैप्टर के पीछे, वो क्वेश्चंस की एक अलग से आपको क्लास मिलेगी। उसके अंदर जो मोस्ट क्वेश्चन है वो आपको बताएंगे एग्जाम की दृष्टि से। तो सभी साथी जो ये क्लास देख रहे हैं ये ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। तो चलिए, ये आपका रहने वाला है प्रायोगिक यानी प्रैक्टिकल रहने वाला। ये सब्जेक्ट हैं तीनों, इनमें आपको ये प्रैक्टिकल करवाए जाएंगे, ठीक है। इसके बाद अपन फर्स्ट चैप्टर अपना स्टार्ट करेंगे। आज अपन अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर क्या रहेगा अपना? फर्स्ट चैप्टर है अपना सस्य विज्ञान का अध्याय फर्स्ट, भारतीय कृषि का इतिहास, शाखाएं, महत्व एवं क्षेत्र, इंडियन एग्रीकल्चर हिस्ट्री, ब्रांच, स्कोप, देयर इंपोर्टेंस। ठीक है, ये चीजें अपन इसके अंदर पढ़ेंगे साथियों। तो सभी साथी साथ के साथ जैसे जैसे पॉइंट नोट करवाते चलें वैसे वैसे आप नोट भी कर लें। और अगर किसी को नोट नहीं करना तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी नोट्स की, ठीक है। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। चलिए
हमारे देश की लगभग 70% आबादी कृषि एवं कृषि उद्योगों पर निर्भर है। अपने देश की जो इंडिया की जो आबादी है 70% कृषि और कृषि उद्योगों पर निर्भर है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। कैसे? उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी दो चीज आ जाती हैं, उसको मैं क्लियर करना चाहूंगा। जैसे प्राइमरी होता है किसान, उसने अनाज बोया खेत के अंदर, जैसे गन्ना बो दिया। उसके बाद सेकेंडरी पे आ जाती है मिलें, जो उस गन्ने का प्रोसेस करके क्या बनाएंगी, गुड़ और चीनी बनाएंगी, तो वो सेकेंडरी के अंदर आ गई। तो ऐसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 70% आबादी है इंडिया की, वो कृषि पर निर्भर है। किस पे निर्भर है? कृषि पर निर्भर है। ठीक है, नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं। फिर प्राचीन काल से ही भारत में कृषि प्रधान देश रहा है। प्राचीन काल से ही भारत कृषि प्रधान देश रहा है। कैसा देश रहा है? कृषि प्रधान देश रहा है। भारत के प्राचीन ग्रंथों वर्कसायुर्वेद, कृषि पराशर और फिर उसके बाद कृषि सूत, अथर्ववेद, ऋग्वेद आदि में अध्ययन करने से स्पष्ट होता है कि प्राचीन समय से कृषि भारत में अपना विशिष्ट स्थान रखती है। तो इसमें यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि कौन से वेद हैं जिनके अंदर कृषि का वर्णन दिया हुआ है। कृषि का वर्णन दिया है कि पुराने काल में भी कृषि होती थी। तो ये अपने कुछ वेद है, अथर्ववेद है, ऋग्वेद है, वर्कसायुर्वेद है, यथा वर्कसायुर्वेद है, कृषि पराशर है, ये कुछ वेद हैं। तो यहां से भी क्वेश्चंस बनते हैं साथियों। फिर उसके बाद खाद्यान्न कृषि संगठन FAO, क्या FAO खाद्यान्न कृषि संगठन के कृषि विशेषज्ञ रह चुके डॉक्टर KL मेहरा की सरस्वती नदी के उद्भवन का पता लगने के बाद शोध द्वारा यह प्रमाणित हो गया है कि भारतीय प्राचीन काल से ही एक साथ दो फसलें, एक साथ कितनी फसलें? दो फसलें लेने वाला दुनिया का पहला देश है। तो दुनिया का ऐसा कौन सा पहला देश है जो एक साथ दो फसलें लेने वाला था? तो वह है भारतीय देश। कौन सा है? भारतीय। तो यहां से भी ये क्वेश्चन बन सकता है, एक साथ दो फसलें लेने वाला देश कौन सा था? भारतीय। ठीक है, अब इसके अंदर अपन बात कर लेते हैं एक बार कि दो फसलें कैसे। आपको एक चीज बताना चाहूंगा यहाँ पे, एक अलग से स्लाइड ऐड करके। हाँ, एक तो होता है, यहाँ पे बात आ गई तो बता देता हूं, एक तो होता है मिश्रित खेती, मिश्रित फसल ले लो, चलो मिश्रित फसल होता है एक तो, और एक होती है मिश्रित खेती। क्या होती है? मिश्रित खेती। मिश्रित खेती तो ये तो होती है मिश्रित फसल। तो क्या होती है? मिश्रित फसल होती है दो फसलों को एक साथ, दो फसलों को एक साथ उगाना या उत्पादन लेना। दो फसलों को एक साथ ग्रो करवाना, उत्पादन लेना तो होता है मिश्रित फसल। और मिश्रित खेती क्या होती है? खेती के साथ साथ पशुपालन करना। क्या करना? पशुपालन। खेती के साथ साथ क्या करना? पशुपालन करना मिश्रित खेती कहलाती है। तो ये दो पॉइंट है, आप नोट करना चाहे नोट कर लीजिए, याद रखना चाहिए याद रख लीजिए। मिश्रित फसल और मिश्रित खेती दोनों अलग अलग चीज है। मिश्रित फसल होती है दो फसलों को एक साथ उगाना या ग्रो करना या उत्पादन लेना। ठीक है, मिश्रित खेती होती है खेती के साथ साथ पशुपालन करना। खेती के साथ साथ क्या करना? पशुपालन करना, वो मिश्रित खेती होती है। ठीक है, अपन चलते हैं अपने पॉइंट पे वापस। हाँ, तो यहां पे चल रहे थे अपन। ठीक है, समझ गए दो फसलों से क्या तात्पर्य था। उसके बाद इस तरह भारतीय कृषि सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यता मानी जाती है। कौन सी सभ्यता है? प्राचीनतम सभ्यता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है मनुष्य की अधिकांश आवश्यकताओं की पूर्ति कृषि द्वारा होती है। आहार, वस्त्र, आवास कृषि आधारित उद्योगों से होती है। आवश्यकताओं की पूर्ति कृषि आधारित उद्योगों, कृषि और कृषि से आधारित जो उद्योग है उससे होती है साथियों। तो ये इसके अंदर था। उसके बाद भारत के सभा पर्व में ऋषि नारद युधिष्ठिर से कहते हैं, हे राजन, कृषि को सुधारने हेतु स्थान स्थान पर कुएं, बावड़ी, तालाब इत्यादि खुदवाए जाएं ताकि आपके राज्य में कृषि वर्षा पर ज्यादा निर्भर न रहे। आपको पता है अपना जो राजस्थान मान लो,
तो अपना राजस्थान है वो लगभग वर्षा जल पर निर्भर रहती है। खेती जो भी होती है वो वर्षा जल पर होती है। तो कुएं और बावड़ी खुदवाने से क्या है कि अपन वर्षा जल पर निर्भर नहीं रह पाएंगे, अपन जो खेती है वो कर पाएंगे बिना वर्षा जल के, अगर अपन वर्षा जल को स्टोर कर लेते हैं तो शुरू से ही क्या है, अपना जो देश है वो वर्षा जल पर ही खेती कर रहा है, मतलब वर्षा जल पर ही निर्भर है। ठीक है, खेती वर्षा जल पर ही पूर्णतया निर्भर रहती है। राजस्थान की बात कर लो, राजस्थान में भी अधिकांश फसलें हैं वो वर्षा जल पर ही निर्भर हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अपन बात करते हैं, चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं, प्राचीन ग्रंथों में अक्षत चावल को कहा जाता था। अक्षत किसे कहते थे? चावल को। कनक कहते थे गेहूं को। जौ, तिल, श्रीफल, नारियल, हल्दी, चंदन, ईख, राई, मेथी, सूत, कपास, कपास को क्या बोलते थे? सूत इत्यादि का उल्लेख किया गया है, जिससे सिद्ध होता है कि भारत में कृषि उपज का अस्तित्व हजारों वर्ष पूर्व भी था। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता काल के अवशेषों में कृषि उपज के अवशेष भी प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि अक्षत किसे कहते हैं? तो चावल को अक्षत कहा जाता था प्राचीन काल में। कनक किसे कहते थे? गेहूं को प्राचीन काल में कनक कहा जाता। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस इनसे बनते हैं साथियों। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं अब निम्न उदाहरण से प्राचीन भारत में उन्नत कृषि ज्ञान की पुष्टि की जा सकती है। ऋग्वेद की रचनाओं में पर्यावरण, वानिकी, कृषि उपकरण आदि का महत्व दर्शाया गया है। ऋग्वेद की जो रचनाएं हैं उसके अंदर पर्यावरण, वानिकी और कृषि उपकरण का जो है महत्व दर्शाया गया है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता से देसी हल, जुते हुए खेत, अनाज भंडारण, पहिए वाली गाड़ियां अवशेष मिले हैं यहाँ से। फिर अर्थवेद में पादप सुरक्षा संबंधी जानकारी दी गई है, जो अपना अर्थवेद है उसमें। ठीक, वराहमिहिर के व्रत पर संहिता में मृदा वर्गीकरण, सिंचाई प्रणाली, कृषि उपकरण एवं मौसम पूर्व अनुमान की जानकारी दी गई है। तो ये कुछ है पॉइंट्स, इसके अंदर ये बताया गया है कि कौन कौन सी जो सभ्यताएं हैं, कौन कौन से जो वेद है उनके अंदर क्या क्या जानकारी दी गई है, ताकि अपने को पता चल सके कृषि है उसका प्राचीन इतिहास है, तो उन चीजों को लेकर ये है। चलिए अब बात करते हैं अपन कृषि की परिभाषा। कृषि किसे कहते हैं? ठीक है, हाँ, कृषि की परिभाषा। ठीक है, कृषि शब्द संस्कृत कर्ष धातु से बना है। कौन से धातु से बना है? कर्ष धातु से, जिसका अर्थ है खींचना, आकर्षित करना, जोतना, प्राप्त करना होता है। कृषि कर्ष प्लस यानी कित का अर्थ होता है जुताई, खेती, किसानी। अतः कृषि से तात्पर्य जुताई आदि करके फसल प्राप्त करना होता है। एग्रीकल्चर कृषि शब्द लैटिन भाषा के शब्द एग्री प्लस कल्चर। एग्री का मतलब यहाँ पे होता है किससे? भूमि। एग्री का मतलब हो गया भूमि, और कल्चर का मतलब क्या हो गया? खेती करना। क्या करना? खेती करना। ठीक है, खेती करना। ठीक है, तो ये हो गया अपना एग्रीकल्चर। उसके बाद अपन नेक्स्ट बात कर लेते हैं। इस प्रकार कृषि विज्ञान एक विस्तृत शब्द है जिसमें फसल उत्पादन, पशुपालन, मछली पालन, वानिकी आदि के सभी तत्व सम्मिलित हैं। इसकी परिभाषा देख लेते हैं अपन एग्रीकल्चर की। ठीक है, सामान्यतः जीवन निर्वाह, आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए फसल उत्पादन, पशुपालन आदि की कला विज्ञान को कृषि विज्ञान कहते हैं। कृषि की परिभाषा क्या है? विज्ञान की वह शाखा जो फसल उत्पादन व पशुपालन के साथ साथ जीवन निर्वाह और आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति करती है, उसे क्या कहते हैं? कृषि विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? कृषि विज्ञान। तो ये कृषि की परिभाषा हो गई। अगर नोट करना चाहें नोट कर सकते हो आप लोग। उसके बाद अपन बात करते हैं परंपरागत कृषि के लिए जहां केवल अनुभव व दक्षता की आवश्यकता होती है, वहीं आधुनिक कृषि के लिए अनुसंधान, सिद्धांत, तकनीकी क्रमबद्ध सुव्यवस्थित ज्ञान, प्रायोगिक अभ्यास सहित कृषि का यांत्रिकरण भी आवश्यक है। क्या आवश्यक है? कृषि का यांत्रिकरण भी आवश्यक है। उसके बाद अपन बात कर लेते हैं आधुनिक भारत में कृषि विकास का एक लंबा इतिहास रहा है। कृषि विकास का कैसा इतिहास रहा है? लंबा इतिहास रहा है। डॉक्टर एम.एस. रंधावा की पुस्तक भारत में कृषि का इतिहास में भारतीय कृषि का वर्णन प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया है। तो कौन सी पुस्तक है जिसके अंदर प्रभावशाली ढंग से भारत की जो कृषि है उसको प्रस्तुत किया गया है? तो पुस्तक का नाम है भारत में कृषि का इतिहास। पुस्तक का क्या नाम है? भारत में कृषि का इतिहास। और लेखक कौन है?
डॉक्टर एम एस रंधावा। कौन है? डॉक्टर एम एस रंधावा। तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है, ये चीज आप याद रखें, ठीक है। क्या सन 1899 से 1900 के भीषण अकाल को देखते हुए इस समस्या की स्थायी समाधान हेतु कृषि चौमुखी विकास के लिए सन 1904 में, कौन से में? 1904 में भारतीय कृषि बोर्ड की स्थापना हुई। सन 1905 में बिहार के दरभंगा जिले में गंडक नदी के किनारे कृषि शोध कार्यों के लिए फिप्स प्रयोगशाला की स्थापना की गई। कौन सी प्रयोगशाला की स्थापना की गई? फिप्स प्रयोगशाला। कौन सी नदी के किनारे? गंडक नदी के किनारे कृषि शोध कार्यों के लिए फिप्स प्रयोगशाला की स्थापना की गई। यह क्षेत्र पूसा के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। पूसा के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। पूसा प्रयोगशाला की वहां स्थापना हुई। पूसा स्थित कृषि संस्थान का 1911 में इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च नाम किया गया। 1911 में पूसा का नाम इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च कर दिया गया। तो ये पॉइंट है। एक पॉइंट ये है 1899 से 1900 के बीच में जो अकाल है वो अकाल पड़ा, जिसके अंदर समस्याएं आई अन्न, जल और चारा की। किसकी? अन्न, जल और चारा की समस्याएं आई, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे। अब ये तो अपन ने देख ही लिया था, इसको डिलीट कर देते हैं। उसके बाद अपन नेक्स्ट देखेंगे। कुछ और जानकारियां हैं कृषि के बारे में, इतिहास में मिलती है। अपन इतिहास पढ़ रहे हैं अभी कृषि की, फिर उसके बाद शाखाएं पढ़ेंगे, ठीक है। तो इतिहास में कुछ जानकारियां और मिलती हैं कृषि की। सन 1919 में इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI के नाम से प्रचलित हुआ। इस संस्थान में फसलों और पशुओं के प्रजनन, मृदा विज्ञान, कीट कवक विज्ञान और वनस्पति विज्ञान आदि विषयों पर अनुसंधान हेतु व्यापक रूपरेखा तैयार की गई। 1919 में IARI के नाम से प्रचलित हुआ। उसमें क्या क्या किया जाता था उसमें संस्थान में? तो उसमें पशुओं के प्रजनन, मृदा विज्ञान, कीट विज्ञान, कवक विज्ञान, फसलों, है ना, वनस्पति विज्ञान आदि की रूपरेखाएं तैयार की गई कि उनको कैसे प्रोडक्शन बढ़ाया जाए, कैसे चीजें की जाए, उस रूपरेखा को तैयार किया गया। 7 नवंबर 1936 को बिहार में विनाशकारी बाढ़ आई। विनाशकारी बाढ़ आई कब? 7 नवंबर 1936 में। कहां आई? बिहार में। जिसके कारण पूसा इंस्टीट्यूट को दिल्ली स्थानांतरित किया गया। उसको कहां स्थानांतरित किया गया? उसे दिल्ली में स्थानांतरित किया गया। कहां किया गया? दिल्ली में। आज भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? IARI के नाम से जाना जाता है। 7 नवंबर 1936 को बिहार में विनाशकारी बाढ़ आई, जिसके कारण पूसा को स्थानांतरित कर दिया गया। कहां कर दिया गया? दिल्ली के अंदर। दिल्ली में फिर वो प्रचलित हुआ, जाना जाता है किस नाम से? IARI के नाम से जाना जाता है, जो अपना एग्रीकल्चर का इंस्टीट्यूट है, ठीक है। तो यहां से पॉइंट बन सकता है, आप इसे नोट कर सकते हो, ये पॉइंट बन सकता है इसके अंदर। उसके बाद अपन बात करें 1960 में खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित करना देश के लिए एक गहन चुनौती बन गई थी। 1960 में, ठीक है, गहन चुनौती बन गई तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी IARI के तत्कालीन महानिदेशक डॉक्टर बीपी पाल, कौन? डॉक्टर बीपी पाल, पूसा संस्थान के निदेशक डॉक्टर MS स्वामीनाथन। उस टाइम पूसा के जो निदेशक थे वो कौन थे? यहां से भी क्वेश्चन बनता है कि उस टाइम जो 1960 में पूसा के जो महानिदेशक थे वो कौन थे? तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन थे। इन्होंने योजनाबद्ध तरीके से कृषि विकास की रूपरेखा तैयार की। सन 1963 में बोने गेहूं के जनक नॉर्मल ई बोरलोक, कौन? नॉर्मल ई बोरलोक, बोना गेहूं जो जनक माना जाता है, किसे माना जाता है? तो बोने गेहूं का और जनक माना जाता है नॉर्मल ई बोरलोक को। किसको? नॉर्मल ई बोरलोक को। जो होते तो हाइट में छोटे छोटे थे, लेकिन उत्पादन उनका अधिक होता था, ठीक है। भारत का भ्रमण किया उन्होंने। क्या किया? भारत का भ्रमण किया। अधिक उपज देने वाली गेहूं की किस्म तैयार करने से देश को खाद्यान्न सुरक्षा प्राप्त हुई, मतलब खाद्य सुरक्षा प्राप्त हुई। देश में हरित क्रांति का सूत्रपात हुआ। हरित क्रांति की शुरुआत हुई देश के अंदर। किसकी शुरुआत हुई? हरित क्रांति की शुरुआत हुई, जिसके अंदर कौन कौन सी फसलें थी हरित क्रांति के अंदर? गेहूं, चावल, इन पर विशेष जोर दिया गया। कालांतर में देश में 1929 में नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR, क्या? ICAR की स्थापना हुई और उसके तहत स्थापित विभिन्न कृषि अनुसंधान केंद्र, कृषि विश्वविद्यालय, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे।
तो इसके अंदर 1929 में नई दिल्ली के अंदर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईसीआर की स्थापना हुई। उसके अंदर क्या क्या आते थे, उसके अंदर कृषि अनुसंधान केंद्र हुए, कृषि विश्वविद्यालय ओपन हुए, अन्य कृषि संसाधनों के माध्यम से सतत कृषि अनुसंधान एवं प्रसार के फलस्वरूप डॉक्टर स्वामीनाथन एवं डॉक्टर बोरलोग के सफल प्रयासों के परिणाम स्वरूप भारत में तेजी से कृषि उपज में आस्तिक वृद्धि हुई। क्या हुई? आस्तिक वृद्धि हुई, जिससे हमारा देश विभिन्न क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बना। किसमें बना? विभिन्न क्षेत्रों में अपना देश है वो आत्मनिर्भर बना। जो हरित क्रांति का जनक या पितामह माना जाता है वो कौन है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। कौन है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे कृषि विज्ञान की विभिन्न शाखाएं। क्या पढ़ेंगे? कृषि विज्ञान की विभिन्न शाखाएं। अब अपन पढ़ेंगे क्या? कृषि विज्ञान की विभिन्न शाखाएं। क्या अपन शाखाएं पढ़ेंगे? तो शाखाओं के अंदर है, तो विभिन्न शाखाएं पढ़ेंगे। पहला है सस्य विज्ञान एग्रोनॉमी, जिसका चैप्टर अपन पढ़ रहे हैं। इसके अंदर अपन ने क्या पढ़ा? अभी कृषि का इतिहास पढ़ा है, फिर शाखाएं पढ़ेंगे, महत्व और क्षेत्र पढ़ेंगे। तो ठीक है, इसके अंदर अपन ने सस्य विज्ञान है एग्रोनॉमी। ग्रीक भाषा का शब्द है एग्रोनॉमी। किसका शब्द है? ग्रीक भाषा का। जो एग्रोज यानी फील्ड अर्थात खेत तथा नोमोज यानी मैनेजमेंट अर्थात प्रबंधन से बना है। यह कृषि की एक विशेष शाखा है जिसका संबंध फसल उत्पादन एवं मृदा प्रबंधन से है। तो इसका जो संबंध किससे? एग्रोनॉमी का विज्ञान। कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें फसल उत्पादन और प्रबंधन का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? सस्य विज्ञान कहते हैं। तो इसकी ये परिभाषा आप नोट करना चाहे नोट कर सकते हो, ये स्क्रीनशॉट लेना चाहो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है। उद्यान विज्ञान यानी हॉर्टिकल्चर। क्या? उद्यान विज्ञान यानी हॉर्टिकल्चर। बागवानी, फल सब्जी पुष्प से संबंधित फसलों एवं कार्यों का अध्ययन किया जाता है। कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर बागवानी, फल सब्जी पुष्प से संबंधित फसलों एवं कार्यों का अध्ययन किया जाता है उसे उद्यान विज्ञान यानी हॉर्टिकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्यान विज्ञान यानी हॉर्टिकल्चर कहते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ गया थर्ड, एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन। पशुपालन एवं पशुधन उत्पादन, एनिमल हस्बेंड्री। पशुओं को पालने का वैज्ञानिक अध्ययन इस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर पशुपालन और पशु मैनेजमेंट से संबंधित अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। तो ये अपनी एनिमल हस्बेंड्री होगी। उसके बाद मधुमक्खी पालन। क्या? एपीकल्चर। मधुमक्खी पालन को क्या बोलते हैं? एपीकल्चर। इस शाखा के अंतर्गत मधुमक्खी पालन एवं शहद उत्पादन से संबंधित अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन से संबंधित अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है मछली पालन, फिशरी। कृषि विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत मछली पालन एवं उत्पादन से संबंधित वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर मछली पालन और उत्पादन संबंधी अध्ययन किया जाता है उसे मछली पालन या फिशरी कहते हैं। ठीक है। तो ये हो गई अपनी 5 जो ब्रांचें हैं, शाखाएं हैं एग्रीकल्चर की, वो हो गई। उसके बाद अपन नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है रेशम कीट पालन, सेरीकल्चर। इस शाखा के अंतर्गत रेशम पालन एवं रेशम उत्पादन का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर रेशम पालन और रेशम उत्पादन का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? रेशम कीट। क्या कहते हैं? रेशम कीट पालन यानी सेरीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहते हैं। लिख देते हैं यहाँ पे बोम्बेक्स मोरी। रेशम कीट का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो क्या होता है? बोम्बेक्स मोरी होता है। ठीक है। तो रेशम कीट किसे कहते हैं? कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रेशम कीट पालन, रेशम उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है अपनी लाख उत्पादन यानी लाख कल्चर। इस शाखा के अंतर्गत लाख उत्पादन से संबंधित अध्ययन किया जाता है। कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर लाख उत्पादन से संबंधित अध्ययन किया जाता हो उसे क्या कहते हैं? लाख कल्चर यानी लाख उत्पादन कहते हैं। ठीक है। तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? इसका जो लाख कीट है इसका वैज्ञानिक का नाम होगा लेसिफर लाखा। क्या? इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा लेसिफर
लेसिफर लाखा। जो कीट है जिससे लाख उत्पादन होता है उसका वैज्ञानिक नाम होता है लेसिफर लाखा। क्या होता है? लेसिफर लाखा। तो ये साथ में नोट कर लीजिए। रेशम कीट है उसका वैज्ञानिक नाम होता है बोम्बैक्स मोरी, और जो लाख उत्पादन करता है उसका होता है लेसिफर लाखा। ठीक है, ये अपनी ब्रांच है एग्रीकल्चर की। उसके बाद नेक्स्ट है वन विज्ञान यानी फॉरेस्ट्री। इसके अंतर्गत वनों के उगाने वाले पौधों उगने उनके उपयोग का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वनों में उगने वाले पौधे उगाने एवं उनके उपयोग का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, उस शाखा को होते हैं फॉरेस्ट्री यानी वन विज्ञान। ठीक है, नेक्स्ट है मशरूम उत्पादन। तो इस शाखा के अंतर्गत मशरूम उत्पादन का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर मशरूम उत्पादन का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? मशरूम उत्पादन कहते हैं। कुक्कुट पालन यानी मुर्गी पालन। क्या? कुक्कुट पालन यानी मुर्गी पालन। इस शाखा के अंदर कुक्कुट यानी मुर्गी का पालन विस्तृत अध्ययन किया जाता है, कि जैसे कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें मुर्गी पालन से संबंधित मुर्गी की नस्लें, प्रबंधन और जो आवास है उसका अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? कुक्कुट पालन। फिर उसके बाद कीट विज्ञान यानी एंटोमोलॉजी। कृषि विज्ञान की इस शाखा में कीट फसलों पड़ने वाले प्रभाव से संबंधित वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। तब कीट विज्ञान हो गया एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी यानी कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें कीटों व कीटों से पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, उससे क्या कहते हैं? कीट विज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट है पादप रोग विज्ञान, प्लांट पैथोलॉजी। इसमें क्या होता है? पौधों पर लगने वाले विभिन्न रोग कारक, उनके नियंत्रण का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। उस शाखा को अपन पादप रोग विज्ञान कहते हैं। कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर पौधे पर लगने वाले विभिन्न रोग कारक व उनके नियंत्रण का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। तो ये अपनी हो गई प्लांट पैथोलॉजी। उसको क्या बोलते हैं? प्लांट पैथोलॉजी। अभी अपन नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कृषि प्रसार एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। कृषि प्रसार एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, इसके अंदर क्या है? कृषि अनुसंधान से प्राप्त नवीन तकनीकी जानकारी को किसान के खेत तक पहुंचाने का अध्ययन अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से इस शाखा में किया जाता है। क्या किया जाता है इसके अंदर जो नवीन तकनीकी है उनकी जानकारी को किसान के खेत तक पहुंचाना अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से शाखा में किया जाता है। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कृषि प्रसार यानी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। ठीक है, कृषि अर्थशास्त्र एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। कृषि लागत एवं आय की गणना का विस्तृत अध्ययन इस शाखा में किया जाता है। कृषि लागत, भाई कितनी आपको फसल बोने में लागत लगी, फिर उससे आपको कितनी आमदनी हुई, कितनी आय हुई, उस सभी का अध्ययन किया जाता है। उसे कहते हैं एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, जो अपनी एग्रीकल्चर की एक शाखा है। ठीक है, तो अपन ने जो एग्रीकल्चर की अपनी 14 शाखाएं थी वो अपन ने कंप्लीट कर ली। आपको उनके बारे में जो जानकारियां थी मैंने कंप्लीट दे दी। अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे भारतीय कृषि का महत्व, कि भारतीय कृषि का महत्व किस किस क्षेत्र में क्या क्या रहा। नेक्स्ट चैप्टर के अंदर ये चीजें हैं। अपना जो चैप्टर का अगला पार्ट है उसमें ये चीजें हैं, तो इसमें अपन ये पॉइंट्स देख लेते हैं। भारतीय कृषि का महत्व। ठीक है, भारत जलवायु की विविधता वाला देश है, जहां अलग अलग 2 भौगोलिक खंडों में वर्षा, तापमान, आर्द्रता, वायुदाब, वायुवेग का स्तर अलग अलग होता है। ठीक है, चूंकि कृषि कार्य के लिए उपयुक्त जलवायु, भूमि, मीठा जल, उन्नत बीज, सस्ते मजदूर की उपलब्धता आवश्यक है, इसलिए भारत विश्व के अनेक देशों की अपेक्षा खेती व कृषि अन्य कार्य की दृष्टि से उपयुक्त स्थान माना जाता है। तो ये था अपना कुछ कृषि महत्व के बारे में। अब इसके जो भाग हैं, जो प्रकार हैं, वो अपन पढ़ लेते हैं। अलग अलग सेक्टर में क्या क्या महत्व है इस प्रकार। अभी इसमें मानसून में अपन बात कर लेते हैं। मानसून पर आधारित खेती। भारत में अधिकांश क्षेत्र में भूमिगत जल स्तर का या तो कम है या जल खारा है, जो सभी फसलों के लिए उपयुक्त नहीं है। चूंकि भारत में वर्ष में 6 माह दक्षिणी पश्चिमी मानसून की हवाएं चलती हैं, जिससे भारत के अधिकांश क्षेत्रों में जून माह से अक्टूबर माह तक वर्षा होती है। जून माह से कौन से माह तक? अक्टूबर माह तक वर्षा होती है। ये इसमें देख लो। जून माह से अक्टूबर माह तक क्या होती है? वर्षा होती है। और भारत में अधिकांश किसान वर्षा आधारित कृषि, रेनफेड कल्टीवेशन या रेनफेड फार्मिंग करते हैं।
भारत के अंदर लगभग अधिकांश किसान है वो रेन फेड फार्मिंग या रेन फेड कल्टीवेशन करते हैं और वर्षा आधारित खेती ही अपने भारत के अंदर अधिकांश होती है। ये चीज आपको इसमें याद रखनी है, ठीक है। पॉइंट्स इसमें मेन यही है कि रेन फेड फार्मिंग अधिकांश अपने भारत के अंदर होती है, ठीक है। उसके बाद अपन बात करें, अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। ये अपन ने शुरू में आपको बता दिया, 70% लोग है खेती करते हैं, जिसे जहां एक और रोजगार के पर्याप्त अवसर मिलते हैं, लेकिन अकाल पड़ने पर फसल खराब होने व खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो जाता है। लगभग 70% लोग हैं वो आपको पता है कृषि पर निर्भर है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, प्राइमरी या सेकेंडरी रूप से देख लो तो ये लोग, अगर अकाल पड़ता है, किसी टाइम वर्षा नहीं हो पाती, खेती नहीं कर पाते, तो ये इन पर फर्क पड़ता है, बेरोजगारी जो है वो बढ़ती है, ठीक है। नेक्स्ट है तकनीक। अब बात कर लेते हैं तकनीक के बारे में। परंपरागत तकनीकी, भारत में किसान परंपरागत खेती करते हैं। किसान को खेती का कार्य विरासत में मिलता है, जिससे अनुभव व कौशल से वह परिपूर्ण होता है, ठीक है। लेकिन नवीन तकनीकी का उसे ज्यादा ज्ञान नहीं होता, जिससे उत्पादन बढ़ाने का प्रयास वह नहीं कर पाता। अब वह कुछ मात्रा में उन्नत तकनीकी बीज, खाद, कृषि यंत्रों का प्रयोग करके खेती में सुधार कर रहा है। अभी खेती में क्या कर रहा है? खेती में सुधार कर रहा है। तो जो किसान है वो खेती करते हैं, वो परंपरागत तरीके से करते हैं, तो अच्छा उत्पादन नहीं ले पाते, तकनीकों का उपयोग नहीं कर पाते, इस वजह से अच्छा उत्पादन नहीं ले पाते। तो यह भी एक है। अब अपन पढ़ेंगे खाद्यान्न फसलों की अधिकता। खाद्यान्न फसलों की अधिकता, भारत के किसान अपनी आवश्यकताओं को देखकर खेती में फसलों का चयन करते हैं। उससे खाद्यान्न की प्राथमिक आवश्यकता रहती है, इसीलिए अधिकांश किसान अनाज वाली फसलें ज्यादा मात्रा में बोता है। दलहनी, तिलहनी व रोकड़ फसलें कम बोता है, उसे रोकड़ आमदनी कम होती है। किसान ज्यादातर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली फसलें, जैसे क्या हो गया, चावल, गेहूं, जौ, चना, मूंगफली, बाजरा, ये फसलें हैं जो उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। वो फसलें किसान क्या है, ज्यादा बोता है, जिनसे कि दलहनी और तिलहनी, ये रोकड़ वाली फसलें हैं, इनको कम बोता है, तो उसे आमदनी कम होती है, लेकिन उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है। तो किसान क्या करता है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली फसलों को ज्यादा ग्रो करता है, रोकड़ वाली फसलों के बजाय। तो रोकड़ वाली फसलें तिलहनी और दलहनी हो जाती है रोकड़ वाली फसलें, ठीक है। तो इसके अंदर ये पॉइंट यही बनता है, रोकड़ वाली फसलें कौन सी होती हैं, दलहनी और तिलहनी होती है। किसान अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए कौन कौन सी फसलें बोता है, तो कुछ फसलें हैं चावल, गेहूं, जौ, चना, मूंगफली, ये फसलें वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसान बोता है, ठीक है। रोजगार का प्रमुख साधन, क्या रोजगार का प्रमुख साधन, भारत में कृषि आधारित उद्योग रोजगार के प्रमुख साधन है। अधिकांश जनसंख्या कितनी, अपन ने पढ़ लिया 2 बार, अधिकांश जनसंख्या कितनी, 70%, कितनी 70% जनसंख्या है वो खेती पर निर्भर होने से अकाल, बाढ़, फसल खराब होने पर लोगों को बड़े स्तर पर रोजगार प्रभावित होता है। लोगों का बड़े स्तर पर क्या प्रभावित होता है, रोजगार प्रभावित होता है। आपको मैंने बताया प्रत्यक्ष रूप से, प्राइमरी सेकेंडरी रूप से 70% आबादी है अपनी वो कृषि पर निर्भर है। तो बाढ़ या अकाल जैसी स्थिति हो जाती है तो उससे रोजगार प्रभावित होता है, लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता खेतों के अंदर, तो वो चीज है वो अपनी प्रभावित होती है, ठीक है। उसके अंदर यही चीजें हैं, तो आप ये नोट करना चाहिए, नोट कर सकते हो, ये कुछ पॉइंट्स हैं इसके। नेक्स्ट अपन अभी बात करते हैं राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत। नेक्स्ट है अपना महत्व राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत खेती के अंदर, यानी जो अपनी खेती है उसके अंदर। भारत के 70% लोगों से प्राप्त कृषि उपज, कृषि व्यापार से प्राप्त विभिन्न प्रकार के कर के रूप में सरकार को आय प्राप्त होती है। यदि कभी फसलें खराब होती है तो राष्ट्रीय आय की प्रभावित होती है। अगर कभी बाढ़, अकाल ऐसी स्थिति के कारण फसलें खराब हो जाती है तो उससे राष्ट्रीय आय है वो भी प्रभावित होती है। तो कृषि का भारत के अंदर 18.3% योगदान है।
कृषि का भारत के अंदर राष्ट्रीय आय के अंदर 18.3% योगदान है। ये चीज आप नोट कर सकते हो, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट बात कर लेते हैं कृषि विज्ञान के क्षेत्र कौन कौन से, स्कोप, क्या स्कोप, कृषि विज्ञान के क्षेत्र या स्कोप, क्या क्षेत्र या स्कोप, ठीक है। इसके अंदर वैज्ञानिक खेती, उसमें क्या हो जाता है, फसल उत्पादन, फलोत्पादन और पशुपालन, ठीक है। सेवा क्षेत्र, कृषि प्रसार, कृषि उत्पादन कंपनी और कृषि शिक्षण, ठीक है। फिर कृषि अनुसंधान, बीज उत्पादन, पादप रोग नियंत्रण और कीट नियंत्रण, ठीक है। एंटोमोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी इसमें आ गई। फिर कृषि उद्योग के अंदर ये डेयरी उद्योग हो गया, गुड़ शक्कर उद्योग, ये मैंने आपको बता दिया, वस्त्र उद्योग, दवा, ये सारी चीजें कृषि उद्योग के अंदर आ जाती है। खाद, उर्वरक, वर्मी कंपोस्ट, बीज उत्पादन, पौधा नर्सरी, ये सभी इसके अंदर आ जाती है, ठीक है। फिर कृषि उपज या व्यापार, इसके अंदर एग्री बिजनेस, एग्री क्लिनिक और कृषि उपज विक्रय, ये चीजें इसके अंदर आ जाती हैं, ठीक है। उसके बाद अपन नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है डेयरी उत्पादन। नेक्स्ट है क्या है, डेयरी उत्पादन के लिए कच्चा माल। भारत में अधिकांश खेती के साथ साथ पशुपालन करते हैं, क्या, खेती के साथ साथ पशुपालन करते हैं, जिससे प्राप्त दूध की डेयरी उद्योग का आधार है। किसान अपने खेत पर पशुओं के लिए चारा तैयार करता है तथा फसल अवशेष भी पशु चारे के रूप में प्रयोग होते हैं। तो इसमें मेन पॉइंट ये हो गया कि भारत में अधिकांश किसान खेती के साथ साथ पशुपालन करते हैं, जिससे प्राप्त दूध डेयरी उद्योग पर आधारित है, क्या पे आधारित। आगे खाद्यान्न उपलब्धता, जो खाद्यान्न उपलब्धता है, भारत की जनसंख्या वर्तमान में 100, ये यहाँ पे करेक्शन करना है, 147 करोड़ है। कितनी है, भारत की जो जनसंख्या है वर्तमान में 147 करोड़ है। इतनी बड़ी जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में खाद्यान्न की आवश्यकता होती है। हमारे यहाँ खेती की उपज द्वारा अधिकांश किसान गेहूं, जौ, चना, मक्का, बाजरा, ज्वार इत्यादि अनाज की पूर्ति देश को कर देता है, क्या कर देता है, देश को पूर्ति कर देता है। हरित क्रांति द्वारा हमारे देश में खाद्यान्न की उपलब्धता कई गुना बढ़ गई है, जिससे खाद्यान्न की उपलब्धता के मामले में देश आत्मनिर्भर हो गया है। खाद्यान्न के उत्पादन में अपना देश है वो आत्मनिर्भर है, ठीक है। इसमें कुछ यही पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल। भारत में कपास, जूट उत्पादन बहुतायत मात्रा में होता है, बहुत मात्रा में कपास और जूट होता है। अतः वस्त्र उद्योग के लिए पर्याप्त कच्चा माल देश के किसान उपलब्ध करवा देते हैं या उत्पादित कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद है पशु चारा उपलब्धता। किसान द्वारा उत्पादित फसलों के अवशेष को सूखे चारे के रूप में किसान संग्रहित करता है, साथ ही साथ खेत में हरे चारे को उगाकर पशुओं को उपलब्ध कराता है, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट अपना नेक्स्ट है कृषि आधारित उद्योगों के लिए कच्चा माल। भारत में दलहन, तिलहन, वस्त्र, डेयरी, जूट उद्योग, चीनी उद्योग, फल सब्जी प्रसंस्करण उद्योग के लिए कच्चा माल खेती से प्राप्त होता है, क्या होता है, खेती से प्राप्त होता है। मूंग, उड़द, अरहर, चना, मसूर इत्यादि का उत्पादन दाल उद्योग को कच्चा माल प्रदान करता है। उसके बाद इसी तरह तिल, मूंगफली, सरसों उत्पादन, खाद्यान्न तेल उद्योग चलते हैं तथा कपास एवं जूट से वस्त्र उद्योग चलता है। तो खेती से अपने को जो कच्चा माल है उद्योगों के लिए वो इस प्रकार प्राप्त होता है। इसमें सारी चीजें दी हुई है, आप इसे नोट कर सकते हो, ठीक है। बेरोजगारी है, उसकी समस्या का समाधान। भारत में अच्छे मानसून से प्राप्त वर्षा होने पर कृषि उत्पादन अच्छा होता है, जिससे अधिकांश बेरोजगार को रोजगार का अवसर मिलता है कि जैसे वर्षा अधिक होगी, खेती होगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है अपना विदेश व्यापार निर्यात। हमारे देश के फल, सब्जी, पुष्प, अनाज, दलहन, तिलहन के प्रसंस्करण के पश्चात तो उनका निर्यात किया जाता है, जिससे भारत को काफी विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है इसके अंदर, ठीक है। देश की आर्थिक विकास में योगदान। जब किसी देश का कृषि उत्पादन बढ़ता है, किसी देश की जो कृषि उत्पादन है वो बढ़ता है, तो घरेलू बाजार में विदेशी
व्यापार में उसका लेन देन होता है, जिससे सरकार को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर काफी मात्रा में प्राप्त होता है। तो काफी मात्रा के अंदर आमदनी प्राप्त होती है, कर प्राप्त होता है। भारत में कृषि व कृषि आधारित उद्योगों से आर्थिक विकास उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है? उत्तरोत्तर वृद्धि है वो हो रही है। तो ये था अपना चैप्टर फर्स्ट। इसमें अपन ने क्या पढ़ा? अपन ने पढ़ा भारतीय कृषि का इतिहास, शाखाएं एवं महत्व और क्षेत्र अपन ने कंप्लीट पढ़ लिए। आपको डिटेल्स में मैंने चीजें बता दी, जहां नोट करना था वहां बता दिया, आप यहाँ नोट कर सकते हो। और आपको अगर ये नोट्स चाहिए तो आपको नोट्स मिल जाएंगे, आप हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर सकते हो। तो साथियों, आज का अपना फर्स्ट चैप्टर था 11th का, उसके अंदर अपन ने कंप्लीट चीजें पढ़ ली, बेसिक चीजें मैंने आपको बता दी। और जो नोट्स आपको साथ के साथ जो मैंने पॉइंट्स बताए, अगर आप वो नोट्स भी तैयार कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपको हमारे नोट्स मिल जाएंगे, आप हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। अपन मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। इस क्लास को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल कृषिवर्ष द यूनिवर्स ऑफ एग्रीकल्चर को सब्सक्राइब करें सभी साथी, और इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। नेक्स्ट चैप्टर के अंदर मिलते हैं अपन, सेकंड चैप्टर, और अपन सेकंड क्लास है अपनी जो 11th एग्रीकल्चर की, उसके अंदर अपन मिलते हैं साथियों। धन्यवाद।